गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग के क्लास 10th के बिहार बोर्ड का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं मैथ्स का लेकर के आने वाला हूं और ये सेशन आप लोग के लिए छोटा ही सेशन रहेगा, 20 से 25 मिनट का, तो कभी 30 मिनट का, कभी 10 मिनट का होगा। लेकिन ये सेशन आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा, यानी पैनेंसिया साबित होगा। और ये चैनल मेरा लेट से स्टार्ट हुआ है, यूट्यूब चैनल, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि ये चैनल आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये जो 10 दिन 12 दिन आपका बचा हुआ है, इसमें मैं ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैथ्स का लाऊंगा जिसमें आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स उठाने में काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैं कोशिश करूँगा लैंग्वेज दोनों सेलेक्ट करने का, हिंदी इंग्लिश और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम में भी आंसर आप दे सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको हिंदी मीडियम में ही देना है। और ये चैनल लेट से मैं शुरू किया हूँ, तो आप लोग सारे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जब कभी भी वीडियो फिर से अपलोड करूं तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और हम अभी मैथ्स के ही कुछ सेशंस को लाने वाले हैं और कोशिश करूंगा मैं मैथ्स और साइंस दोनों के सेशंस को लाऊं, बिकॉज टाइम हमारे पास कम बचा हुआ है, मात्र 10 से 15 दिन जो भी टाइमिंग बचा हुआ है वो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो कुछ चैप्टर वाइज लाऊंगा, तो कुछ थ्योरम मैं प्रूव करके लाऊंगा। थ्योरम में ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का वीडियोज़ रहेगा। तो आज हम नए चैप्टर्स को प्रमोट करूंगा एक अलग तरीके से, जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट कहलाएगा। और आज का सेशन आपका 4 से 5 नंबर पक्का एग्ज़ाम के लिए फॉलो करेगा। यहाँ तक कि कभी कभी, चूँकि अभी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन मल्टीपल हो चुके हैं, डबल क्वेश्चन हो चुके हैं। और डबल क्वेश्चंस में क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दुगना रहने वाला है और 2 नंबर का भी क्वेश्चंस दुगना रहने वाला है। तो द्विघात समीकरण का जो मैं चैप्टर आज पढ़ाने वाला हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा। तो देखिए, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी देखूंगा मैं आज हम, और यहाँ पे 1 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस, और अगर टाइमिंग ज़्यादा ना होगा तो 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस को देख लूँगा। लेकिन उससे पहले चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर देखा जाए तो इसके हिंदी वर्ड में द्विघात लिखा हुआ है, और द्विघात का मतलब 2 घात होता है। तो अगर हम रूप के बारे में डिस्कशन करें कि रूप क्या है इसका, तो रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा द्विघात समीकरण के बारे में। तो अगर कोई परिभाषा पूछे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण क्या होता है, तो आप लोग को बोलना होगा वैसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, जहाँ पे कभी भी a 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, कभी भी a 0 के बराबर नहीं हो, तो ऐसे समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। यानी कि ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है द्विघात समीकरण का, यहाँ पे घात आपको देखिए 2 दिख रहा है, यानी कि घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी अगर कोई पूछे पावर कितना होना चाहिए इसका, तो 2 होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन 1 नंबर का ऐसे पूछा है कि द्विघात समीकरण में घात कितना होता है, तो घात कितना होगा, 2 होगा। इसमें a को क्या बोलेंगे हम, तो a को बोलेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक। b को क्या बोलेंगे, तो b को बोलेंगे x का गुणांक। और c को क्या बोलेंगे, अचर पद, c को अचर पद बोलेंगे। तो फिर से समझिए, x² का गुणांक को हम क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, x का गुणांक है उसको हम क्या बोलेंगे, b बोलेंगे, अचर पद को हम क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी और हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे हो गया 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, 9x² प्लस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² का गुणांक 3 है, यानी कि इसे 3 को हम क्या बोलेंगे, a का वैल्यू बोलेंगे। x का गुणांक 5 है, यानी ये किसका वैल्यू होगा, b का वैल्यू होगा। और ये जो अचर पद आपको दिख रहा है वो किसका वैल्यू है, c का वैल्यू है। इसी प्रकार से
9x² प्लस 10x प्लस 5 में 9 है x² का गुणांक, 10 है x का गुणांक, और ये जो 5 दिख रहा है आपको वो है क्या, अचर पद है। x² का गुणांक यहाँ पे 1 है यानी ये a का वैल्यू है, x का गुणांक यहाँ पे -8 है यानी ये किसका वैल्यू है, तो b का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, c का वैल्यू है यानी अचर पद है। तो ये तो आपको सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, छोटा सा पार्ट दिख रहा है, 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 एकदम इस रूप में पूरा दिख रहा है। तो ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स समझेंगे जो द्विघात समीकरण के रूप से थोड़ा हटके रहेगा, लेकिन वास्तव में वो द्विघात समीकरण ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए, जहाँ पे कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल अगर हम अगला देखें तो मान लो लिखा हुआ है x² प्लस 8x इतना इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें एक पद, दो पद, तीन पद है, लेकिन इसमें एक पद और एक दो ही पद है। तो पद यहाँ पे जितना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर वाला पद होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्क्वायर वाला पद नहीं रहेगा तो हम उसको द्विघात नहीं बोलेंगे, यानी हम यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, द्विघात बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे ये एग्जाम्पल था उसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें, मान लो कि 8x है और प्लस 3 है, इतना बराबर 0 है। तो यहाँ पे ये वाले टर्म में अगर देखा जाए तो x² का गुणांक नहीं है, x² का गुणांक नहीं है, गुणांक नहीं है। यानी अगर हम इसको सजा के लिखें, ये वाले को अगर हम सजा के लिखें तो हम इसको लिखेंगे क्या, 0 × x² प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 0x² प्लस 8x प्लस 3 बराबर 0। 0 × x² क्यों लिखे हैं, क्योंकि 0 से जब x² में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 0, और जब हम 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि फिर से हमारा कितना आ जाएगा, तो 8x प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो ये वाला में देखिए x² के बगल में कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन द्विघात समीकरण का परिभाषा क्या कहता है, डिफिनीशन क्या कहता है, तो डिफिनीशन कहता है कि कभी भी x² के बगल वाला 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² के बगल में यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 है। अतः हम बोलेंगे मेनली रूप से कि 8x प्लस 3 जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x² का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि वो 0 है, यानी कि x² का गुणांक नहीं है। अब नॉर्मली और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल अगला हम देखें यहाँ पे, तो 3x बराबर है मान लो 0 लिखा हुआ, तो ये भी क्या द्विघात है, तो बोलेंगे द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है। अब इसमें देखिए आप लोग x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्या ये द्विघात है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे द्विघात है, क्योंकि x² के बगल में 1 है। बाकी x वाला पद रहे या नहीं रहे, तो अब आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण का पैटर्न कैसा होना चाहिए। तो x² माइनस 9 क्या बोलेंगे हम, द्विघात समीकरण है। अगर 3x² प्लस 5 है इतना बराबर 0 है, तो इसको भी हम बोलेंगे द्विघात समीकरण है। तो ये सब बेसिक्स कुछ बात है जो आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछेंगे। अब कुछ बातें और है जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यानी कि जटिल सवाल है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यानी कि अभी हम जो भी कर रहे हैं द्विघात समीकरण में वो पहचान रहे हैं कि पहचान कैसे होगा इसका, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि वो द्विघात है या नहीं है, मतलब द्विघात है या नहीं, द्विघात है या नहीं, तो कैसे हम पहचानेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन मार्क आप लोग को कह सकता है। तो देखिए कुछ हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे BTBC का ले रहा हूँ। पहला सवाल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इतना इज इक्वल टू 2 × x माइनस 3। तो इसके बारे में ये देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है, यानी ये द्विघात है या द्विघात नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे, जो भी पावर के फॉर्म में रहेगा उसको हम तोड़ेंगे।
तो आप लोग को जो भी क्वेश्चंस करेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेगा, लेकिन जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो उसके लिए इसको तोड़ना पड़ेगा हमें। तो कैसे तोड़ेंगे इसको? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको तोड़ दीजिए। तो x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स, ठीक है। x का स्क्वायर ये a के जगह पर है और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो हो गया 2x प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इतना बराबर 2 इंटू एक्स 2x और 2 माइनस 3 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस में है तो माइनस में आएगा और जब ये माइनस में है तो प्लस में आ गया, इतना इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस और ये माइनस कट गया, 6 and 1 7, इतना इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने पहले ही ये देखा कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट रहेगा, द्विघात वाला फॉर्मेट रहेगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग को सबसे पहला है फंडा पहचानने का कि स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि वो द्विघात है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? द्विघात है, द्विघात है। और फिर भी कोई कारण पूछे कि क्यों है तो बोलेंगे द्विघात है क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है यानी कि द्विघात है। तो आशा है ये क्वेश्चंस आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। जैसे में है पहला, एक और है सवाल यहाँ पे। लेते हैं हम कोई अलग टाइप का क्वेश्चन। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 और इतना इंटू एक्स प्लस 5। और हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन द्विघात है। तो हम इसको गुना करेंगे। x में 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x में 1 से करेंगे तो x आएगा, ठीक है। माइनस 3 में 2x से करेंगे तो माइनस 6x आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, 3 बन जा 3 आएगा। x में x से तो x स्क्वायर, x में 5 से तो 5x। तो x स्क्वायर को इधर ले आइए, 2x स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस में आ गया। या फिर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, 2x स्क्वायर और x माइनस 6x आ गया, माइनस 5x माइनस 3 और ये प्लस में x स्क्वायर है तो माइनस में आएगा और ये प्लस है तो क्या आ गया माइनस, इतना इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, माइनस 5 माइनस 10x एंड माइनस 3, इतना इज इक्वल टू 0। तो ये वाला फॉर्मेट आया यहाँ पे, यानी इसको जब हम हल किए यानी गुना किए तो यहाँ पे ये वाला आया। तो इसमें अगर देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, x का गुणांक माइनस 10 है और चर पद माइनस 3 है। तो खैर हमको ये दोनों से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है स्क्वायर वाला से। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी एक्स स्क्वायर मौजूद है। तो ये कैसा है? तो यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये रहा पहचानने का तरीका कि द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानते हैं। अब सिंपली एक क्वेश्चन और है जो देख लीजिए, आपको ये भी सवाल पूछ सकता है। क्या है वो सवाल? तो सवाल है यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब और इतना इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 1। ये भी एक सवाल है। और याद रखिए ये सब सारे जो सवाल से वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है और कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछे हैं, पिछले 5 साल पहले पूछे या 6 साल पहले पूछ चुके हैं सवाल। तो हम इसको देख लेते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब, इसको हम लोग तोड़ेंगे ये वाले फॉर्मूले पे, क्योंकि तोड़ना जरूरी है। हम लोग को मेन टारगेट रहेगा कौन से रूप में लाना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लाना। मतलब ये 3 टर्म दिखना होगा उसमें, अगर ऐसा नहीं दिखेगा तो वो द्विघात का फॉर्मेट नहीं होगा, यानी द्विघात का रूप नहीं होगा। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब बे तोड़ेंगे, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कहीं कहीं इसका फॉर्मूला ये भी लिखा हुआ रहेगा 3ab इंटू ए प्लस बी, ये दोनों सही है। तो इसको हम तोड़े अगर एग्जाम्पल में a प्लस बी के होल क्यूब पर, तो हो जाएगा a का होल क्यूब यानी एक्स क्यूब, b का होल क्यूब यानी 2 का होल क्यूब 8 आ गया, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कितने का स्क्वायर, x का स्क्वायर
अब b यानी कितना 2 प्लस 3ab स्क्वायर, तो a की जगह पर x और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आ गया। और इतना बराबर 2x में x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, और 2x में -1 से करेंगे तो -2x, तो x क्यूब प्लस 8 और 3 2 जा 6x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 कितना आ गया 12x, इतना बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2x। इसको अरेंज करिए ये वाले में, सॉरी यहाँ पे x क्यू होगा ना ये वाला, तो x क्यू हो गया और ये बचा कितना 6x स्क्वायर और प्लस में 12x, हम इसको सजा के लिख रहे हैं प्लस 8, और ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो इधर आ गया प्लस में, इतना बराबर 0। तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर में से 2 चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा, तो 6 - 2 4x स्क्वायर, और 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो 14x आ जाएगा, और प्लस में 8, इतना बराबर 0। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो लास्ट फॉर्मेट ये आएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको अगर आगे हल करना चाहें तो क्या कर पाएंगे आप लोग, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे पावर कितना है 3 है, यहाँ पे पावर कितना है 2 है, यहाँ पे पावर कितना है 1 है, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 0 पावर छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो घात कितना है इसका 3 है, महत्तम घात, लेकिन हमको घात क्या चाहिए 2 चाहिए, यानी कि इस रूप में चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे 0 के बराबर नहीं चाहिए, ठीक है, बराबर नहीं है ये, इसको हम पढ़ेंगे बराबर नहीं। तो यहाँ पे घात 3 आ गया, तो इस रूप में तो नहीं ना फॉलो किया, ये रूप में फॉलो नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये द्विघात है, तो बोलेंगे ये द्विघात नहीं है, मतलब ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है। तो एग्जाम में आपको क्या करेगा 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में से पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो कौन द्विघात समीकरण है, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन द्विघात समीकरण वाला रहेगा। और कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये दोनों थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कौन नहीं है अगर पूछेगा, इसका मतलब ये है कि 3 जो है उसमें द्विघात रहेगा और 1 नहीं है, तो मेनली रूप से जो नहीं रहेगा उसको सिलेक्ट करना रहेगा इस स्थिति में। तो आपको ध्यान से उत्तर देना होगा। तो घात कितना होना चाहिए, मेनली रूप से 2 होना चाहिए। चलिए, तो ये हम लोगों ने क्या देखा आज कि कैसे हम पहचानेंगे द्विघात समीकरण को। तो एक बार हम इसको ओवरव्यू अगर दे दें कि द्विघात समीकरण कैसा होता है, तो ऐसा समीकरण जो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है, जहां a बराबर नहीं होता है 0 के, ऐसे समीकरण को हम कौन सा समीकरण कहते हैं, तो द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण कहते हैं। और ये जो वीडियोस यहाँ पे लाया जा रहा है वो अभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर सारे के लिए कंप्लीट होगा। तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आज एक वीडियो अपलोड करें, अगला दिन 2 वीडियो 3 वीडियो जिस तरीके से अपलोड करें, और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप मेरे सारे वीडियोस को पूर्ण रूप से देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि 10 दिन बहुत होते हैं, 10 से 12 दिन। आज 5 तारीख है, 17 को आपका एग्जाम है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे, द्विघात के बारे में। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये द्विघात है जहाँ ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें अब हम लोग डी के बारे में जानेंगे। डी को क्या कहते हैं, विवेचक। इंग्लिश में अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहेंगे, ठीक है। कभी कभी विवेचक को विविक्तर भी कहा जाता है, विविक्तर, ठीक है, विवेचक को विविक्तर भी कहते हैं। तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालेंगे, ये b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो b यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि x के बगल में रहेगा, a साफ साफ दिख रहा है कि x स्क्वायर के बगल में रहेगा, और c साफ साफ दिख रहा है ये वाला, मतलब अचर पर। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आया। तो इसके माध्यम से विवेचक निकालेंगे। 2 नंबर का एक सवाल आपका फिक्स रहेगा, एक सवाल फिक्स रहेगा इस पे 2 नंबर का।
तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले समझ लें, उसके बाद हम लोग इसके अलग अलग कंडीशंस को जानेंगे, अलग अलग स्थिति को जानेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण का रूप हो गया। डी को विवेचक कहेंगे, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहेंगे। डी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन रहेगा ये 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 और कहेगा बताइए डी कितना होगा। डी कितना होगा या क्वेश्चन कह देगा डायरेक्ट, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि विवेचक क्या होगा। तो सिंपल करेंगे, यहाँ से पहले ए लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए कहाँ होता है, एक्स स्क्वायर के बगल में यानी 3 हो गया। बी कहाँ होता है, एक्स के बगल में। सी कहाँ होता है, सबसे लास्ट में अचर पर। अगर यहाँ नहीं रहेगा कुछ तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अगर एक्स वाला नहीं रहेगा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। बी वाले को एक्स वाला नहीं रहेगा मतलब बी वाला 0 लिखेंगे। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो दोनों को 0 लिखेंगे। ठीक है, और ये 0 नहीं रहेगा तो द्विघात नहीं होगा। ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो द्विघात समीकरण के नियम को ही फॉलो नहीं कर पाएगा। तो डी निकालेंगे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना, 5 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 3 और सी का वैल्यू कितना 6। 5 का स्क्वायर 25, 6 चौके 24, 24 दिया 72। ठीक है, और 25 में से 72 घटा दीजिए, कितना आ गया, तो 12 में से 5 गया तो 7 और 6 में से 2 गया तो 4, माइनस 47 आएगा। ठीक है, माइनस 47 हम लोग बनाने वाले क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, और अगर ऑप्शन वाले में पूछेगा तो हम लोग देख लेंगे कि माइनस 47 कहाँ पर है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इस पे देख लेते हैं। अगर आप लोग कॉपी पे लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर रोक करके आप उसको उतार सकते हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं थोड़ा स्पीड चलूँगा। और अगर आप लोग को थोड़ा सा स्पीड लगे तो यूट्यूब में एक ऑप्शन रहता है जिससे वीडियो को आप स्लो कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग में जाइएगा, वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर स्लो लग रहा होगा किसी विद्यार्थी को तो आप उसको फास्ट कर दोगे, वो भी ऑप्शन होता है। तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम लें, मान लो सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इतना बराबर 0 है, और कहेगा बताइए कि डी कितना होगा, मतलब विवेचक कितना होगा। तो आंसर कैसे निकालेंगे, तो ए बराबर यहाँ पे 1 है, बी बराबर कितना होगा -2, और सी नहीं है इसमें, एक्स वाला बी होता है और एक्स स्क्वायर वाला ए होता है, लेकिन सी कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, 0 कर दिए। तो अब डी का फॉर्मूला लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना -2 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 1 और सी का वैल्यू कितना 0। -2 का स्क्वायर का मतलब है क्या, -2 गुना -2 माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4, मतलब ये हो गया कितना 4, और 4 में पूरा से गुना कर दोगे 0 से तो 0 आएगा। एक मतलब डी बराबर कितना आ गया, ये आंसर आया। ठीक है, तो विवेचक का मान कितना आया 4। तो आप लोगों ने अभी क्या क्या सीखा, तो द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं, कुछ उदाहरण सीखा आप लोगों ने, और विवेचक कैसे निकाला जाता है द्विघात समीकरण का वो जान गए हो। तो चलिए विवेचक के अलग अलग कंडीशन को जान लेते हैं, अलग अलग स्थिति को जान लेते हैं कि कौन कौन सा स्थिति हो सकता है द्विघात समीकरण में। विवेचक की स्थिति, विवेचक के अलग अलग स्थिति। ठीक है, तो अलग अलग स्थिति हम लोग विवेचक का देख लेते हैं। तो जब आप डी निकालोगे तो हो सकता है वो 0 से बड़ा हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में हो सकता है कि डी का मान 0 के बराबर हो। तीसरा कंडीशन में हो सकता है कि डी का मान 0 से छोटा हो। डी का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, डी का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, और डी का मान 0 से छोटा भी हो सकता है। जैसे अभी हम डी का मान 2 आंसर निकाले ना, तो एक माइनस में आया और एक अभी जो आया 4 आया। तो माइनस वाला क्या है, जितने भी माइनस वाले नंबर है सब 0 से छोटा है, यानी कि अगर 0 से छोटा आ गया तो ये वाला स्थिति होगा, और अगर 0 से बड़ा आया तो ये वाला स्थिति होगा, और अगर 0 के बराबर आया तो ये वाला स्थिति होगा। तो डी 0 से बड़ा, डी 0 के बराबर, डी 0 से छोटा। तो डी जब 0 से बड़ा रहेगा तो ऐसी स्थिति में मूल
मूल बोलते हैं x के मान को। तो हम नहीं सिखाए हैं x का मान कैसे निकाला जाता है। तो आई होप अभी अगर टाइम बचेगा तो मैं इसी वीडियो में x का मान निकालने के लिए आप लोगों को बता दूंगा, नहीं तो फिर अगले वीडियोज़ में दिखाऊंगा। तो x का मान निकालने को ही बोलते हैं हम लोग मूल्य निकालना, चाहे तो उसी को कहते हैं शून्यक निकालना, चाहे तो उसी को बोलेगा हल करें। तो मूल्य जो होगा वो शून्यक होगा। तो अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो मूल्य याद रखिएगा वास्तविक होगा। और कैसा होगा? असमान होगा। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन कि अगर d 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान, और अगर d 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। और कैसा होगा? समान होगा। वास्तविक होगा और समान होगा। अगर d 0 से छोटा आएगा तो याद रखिएगा कोई वास्तविक हल नहीं होता है, कोई वास्तविक हल नहीं होता है। और कोई वास्तविक हल नहीं होता है। और याद रखोगे कोई वास्तविक हल नहीं होता है, इसको हम काल्पनिक भी कहते हैं। कैसा हल होगा? काल्पनिक हल। अब आप लोग सोच रहे हो कि काल्पनिक हल तो हम लोग कभी पढ़े ही नहीं है। तो काल्पनिक हल भी होता है। जब आप 11th क्लास में जाओगे, आगे का पढ़ाई करोगे, तो वहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना होगा, काल्पनिक नंबर के बारे में पढ़ना होगा, तो वहाँ पे आप डिटेल सीखोगे। तो बस सिंपल देखो, अगर एग्जाम में कोई वास्तविक हल नहीं होता है, अगर उसके जगह पर काल्पनिक हल बोलेगा तो आप लोग ये वाला टिक करोगे, ये सही माना जाएगा। तो विवेचक के अलग अलग स्थिति कौन हो गया? d 0 से बड़ा हो गया, d 0 के बराबर हो गया, d 0 से छोटा हो गया। तो ये तीनों को कैसे हम लोग को दिखने को मिलेगा? तो मान लो कोई समीकरण दे ले है, वहाँ पे निकाल लिए d का मान 15 आ गया। मान लो ऐसा आ गया d का मान 15, चाहे तो ऐसा भी आ सकता है d का मान 0, चाहे आ सकता है मान लो d का मान -10। ठीक है, d का मान 15 आ सकता है, d का मान 0 आ सकता है, d का मान -10 आ सकता है। अलग अलग मतलब आंसर आ सकता है। तो अगर d का मान 15 आया तो 15 क्या है? 0 से बड़ा है, ये बड़ा का संकेत होता है। अगर 15 आया तो 15 0 से बड़ा है, तो आपको ऑप्शन में बोलेगा कि कैसा हल होगा, तो बोलेंगे मूल वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा भाई ऐसा? क्योंकि d 0 से बड़ा है। अब अगर 0 आ गया तो मूल कैसा होगा? वास्तविक और समान होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग? अब अगर मान लो -10 है, ये वाला तो हो गया ना, -10 है, तो -10 कैसा है? 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक हल नहीं होता है, यानी उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक बोलेंगे। तो आप लोग सोच रहे हो सर एक क्वेश्चन बताइए। देख लो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसका? क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से या x² + 5x + 3 = 0 के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है, ऐसा पूछ देगा। तो हम लोग का ऑप्शन क्या रहेगा? तो ऑप्शन रहेगा वास्तविक और असमान। दूसरा ऑप्शन रहेगा कि कोई वास्तविक हल नहीं, कोई वास्तविक हल नहीं, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है वास्तविक। तीसरा ऑप्शन रहेगा वास्तविक है और समान है। ठीक है, वास्तविक है, समान है। चौथा ऑप्शन कह देगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं को बोलते हैं नन ऑफ दिस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो आंसर देखो यहाँ पे क्या होगा। तो आंसर होगा, पहले तो समीकरण हमारा दे ले है x² + 3 बराबर x² + 5x + 3 = 0। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग a लिखेंगे, a = 1, b = 5। a इसको बोलते हैं x² का बगल वाला, यहाँ नहीं है इसलिए हम a का मान 1 लिखे हैं। ठीक है, x का मान, x के बगल वाला 5 है, यानी ये b का वैल्यू होगा, और c का मान कितना है? 3 है। तो यहाँ से d निकालेंगे, b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है? 5। 4 × a का वैल्यू कितना है? 1, और c का वैल्यू कितना है? 3। 5 का स्क्वायर 25, 4 × 3 = 12, 25 में से 12 अगर जाएगा तो कितना बचेगा? 13। तो d का वैल्यू 13 आया। 13 आया यानी क्या आया? 0 से
बड़ा आया और 0 से बड़ा आया, एक मतलब क्या है, मूल वास्तविक है और कैसा है, असमान है। मूल वास्तविक है और असमान, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरीके के कई क्वेश्चंस होंगे। तो ये तो था कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे, विवेचक कैसे निकालेंगे और विवेचक के लिए मूलों की प्रकृति कैसे निकाला जाता है। तो ज़्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता, जिससे कि आप लोग को भी बर्डन जैसा फील होगा, ठीक है, लगेगा कि कितना बड़ा मैं वीडियो देख रहा हूँ। तो 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट इस तरीके का मैं वीडियो लाऊंगा, 10-10 मिनट का भी रहेगा। तो आपसे बस ये है, हम्बल रिक्वेस्ट है, या जो भी आप समझे, गुरुदक्षिणा समझे, आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल्स को और लाइक करें, यहाँ तक कि इसको शेयर भी कर दें सब जगह पर, ताकि एक क्वालिटी एजुकेशन, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी को प्राप्त कर सके और एग्ज़ाम में सारे का भला हो सके। चलिए ठीक है, थैंक यू। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ द्विघात समीकरण के बचे हुए पार्ट्स को जानेंगे और अलग अलग पार्ट्स को भी, जैसे त्रिभुज हो गया या क्षेत्रमिति हो गया, सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू।